दोस्तों डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट होगी। कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। लिखिए। भारतीय रेलवे ने देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हर राज्य से शुरू करने की योजना बनाई है। फिलहाल विभिन्न रूटों पर 18 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही हैं और हर 8 या 9 दिनों में एक नई ट्रेन तैयार की जा रही है। यह कवायद इसलिए की जा रही है ताकि भारतीय रेल पर्यावरण संरक्षण का इंजन बन जाए। उल्लेखनीय है कि परिवहन क्षेत्र में करीब 95% कार्बन उत्सर्जन सड़कों पर होता है, जबकि ट्रेन का योगदान करीब शून्य हो गया है। हम अब पूरी तरह से विद्युतीकृत रेल का इस्तेमाल करने लगे हैं और इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा हरित ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय रेल योजना भी इसी सोच के साथ बनाई गई है कि जलवायु परिवर्तन से यदि निपटना है तो रेल का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। पैरा सन 1950 में कुल माल ढुलाई व यात्री का 80% हिस्सा रेल ढोता था और करीब 20% सड़क, लेकिन अब महज 9% यात्री रेलगाड़ी से सफ़र करते हैं, जबकि माल ढुलाई की हिस्सेदारी घटकर 27% हो गई है। सरकार इसे बढ़ाकर कम से कम 45% करना चाहती है, जिसके लिए क्षमता विस्तार पर लगातार काम हो रहा है। इसके लिए नई ट्रेनों का निर्माण हो रहा है, पटरियों का दोहरीकरण, चौड़ीकरण व विद्युतीकरण किया जा रहा है। सेमी व हाई स्पीड ट्रेनों पर जोर दिया जा रहा है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि रेल का अधिकाधिक उपयोग हो। पैरा अपने देश में हाई स्पीड ट्रेन में फ़िलहाल 2 तरह की तकनीक इस्तेमाल की जा रही है। हर एक में हर दूसरा डिब्बा पावर्ड होता है, यानी उसमें इंजन लगे होते हैं, बिल्कुल ईएमयू की तरह। वंदे भारत जैसी ट्रेनों में यही तकनीक इस्तेमाल की जा रही है ताकि ऊर्जा बचाने में मदद मिल सके। इसका पूर्ण स्वदेशी होना भी हमारे लिए एक ऊंची छलांग है, क्योंकि इससे उत्साहित होकर देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन में जो मुंबई से अहमदाबाद चलेगी, काफ़ी उपकरण स्वदेशी लगाए गए हैं। दूसरी तकनीक है पुश पुल। इसमें एक इंजन आगे तो दूसरा पीछे लगता है, जिससे ट्रेन की गति स्वाभाविक तौर पर बढ़ जाती है। इससे मुंबई निजामुद्दीन राजधानी की यात्रा का समय 1.5 घंटे तक कम किया जा चुका। अच्छी बात है कि दोनों तकनीक पर गाड़ियाँ 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। पैरा जब भी हाई स्पीड ट्रेन की चर्चा होती है तो यह सवाल पूछा जाता है कि क्या भारत की पटरियां इन ट्रेनों की गति झेल सकेंगी। यह आशंका निर्मूल है। हम पटरियों में लगातार सुधार कर रहे हैं, उसकी नए सिरे से फिटिंग की जा रही है। गिट्टी अथवा रोड़े की जगह कंक्रीट ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। टर्नओवर, जहां ट्रेन पटरी बदलती है, को कहीं अधिक सुगम बनाया जा रहा है। इन सब का यही अर्थ है कि हमारे पास ज़रूरी तकनीक है और हम इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसी कारण जल्द ही सामान्य ट्रेनों की भी 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद जताई जा रही है। हाँ, सुरक्षा के लिहाज से पटरियों भी फेसिंग एक बड़ी चुनौती है। जापान जैसे देशों में तो महज एक कटीली तार से काम हो जाता है, क्योंकि लोग उसे पार नहीं करते। लेकिन अपने देश में फ़िलहाल इतना अनुशासन नहीं आया है, इसीलिए पुल या एलिवेटेड ट्रैक बन रहे हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड की पटरियों को ही एलिवेटेड बनाया गया है। पैरा यह शिकायत भी बार बार की जाती है कि कुछ रूटों पर ट्रेनों में आरक्षित सीट काफ़ी दिनों के बाद मिलती है, जबकि सरकार ने 2030 तक टिकट ऑन डिमांड का वायदा किया है। हालांकि इसके लिए जिस हद तक क्षमता विस्तार की दरकार है उस पर अनवरत काम हो रहा है, लेकिन सड़क और रेल परिवहन में संतुलन साधना भी सरकार की एक मजबूरी है। आज 45,000 करोड़ रुपए का घाटा यात्री गाड़ियों के संचालन से हो रहा है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि रेल परिवहन में सुधार को लेकर सरकार जो प्रतिबद्धता दिखा रही है उसमें और तेजी आएगी। पर्यावरण बचाने के लिए यह किया जाना जरूरी है। पैरा यह विडंबना ही है कि ज़्यादातर गंभीर समस्याएं औद्योगिक रूप से उन्नत समाजों से पैदा होती हैं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने जीवन के कई क्षेत्रों में अद्भुत काम किए हैं, मगर बुनियादी मानवीय समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। अभूतपूर्व साक्षरता है, फिर भी इस शिक्षा ने अच्छाई को बढ़ाया नहीं दिया है, बल्कि इसने मानसिक बेचैनी और असंतोष को बढ़ावा दिया है।
हमारी भौतिक प्रगति और तकनीकी तरक्की में कोई संदेह नहीं है, पर कई मायनों में यह काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम अभी तक इतनी तरक्की के बावजूद शांति और खुशी लाने में कामयाब नहीं हुए हैं। ऐसे में हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारी प्रगति और विकास में ज़रूर कुछ गंभीर गलती है, और अगर हम इसे समय रहते ठीक नहीं करते तो ये गलतियाँ मानवता के भविष्य के लिए विनाशकारी साबित हो सकती हैं। मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कतई विरोध नहीं, मानव जाति के समग्र अनुभव में इनका भारी योगदान है। हमारे भौतिक आराम और जिस दुनिया में हम जीते हैं उसके बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में भी इन दोनों ने काफ़ी मदद की है। लेकिन अगर हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक जोर देते हैं तो मानवीय ज्ञान और समझ के उन पहलुओं से हमारा नाता टूटने का खतरा पैदा हो सकता है जो ईमानदारी और परोपकारी के आकांक्षी हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भले ही हमारे लिए अपार भौतिक सुविधाएं जुटाने में सक्षम हो, मगर वे उन सदियों पुराने आध्यात्मिक मानवीय मूल्यों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते जिन्होंने बड़े पैमाने पर वैश्विक सभ्यता को आकार दिया है। हम आज भी पीड़ा, भय और तनाव का सामना कर रहे हैं, बल्कि कई मायनों में इनमें बढ़ोतरी भी हुई है। इसलिए भौतिक विकास और आध्यात्मिक मानवीय मूल्यों के विकास के बीच संतुलन बनाने का प्रयास ही तर्कसंगत होगा। दुनिया के बहुत सारे लोग मौजूदा विश्वव्यापी नैतिक संकट को लेकर मेरी ही तरह चिंतित हैं। इसलिए सभी मानवतावादी व धार्मिक आध्यात्मिक उपदेशकों, कार्यकर्ताओं से यही अपील की जा सकती है कि वे समाज को अधिक दयालु और ज़्यादा न्यायसंगत बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। मैं यह बात एक बौद्ध या एक तिब्बती के रूप में नहीं बोल रहा, न ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ के तौर पर कह रहा हूँ। हालांकि मैं इन मामलों में अनिवार्य रूप से टिप्पणी करता हूँ, बल्कि एक इंसान के रूप में, मानवतावादी मूल्यों के धारक के रूप में बोल रहा हूँ, जो न सिर्फ महायान बौद्ध धर्म बल्कि सभी महान धर्मों के आधार पर हैं। हम आज भी पीड़ा, भय और तनाव से मुक्त नहीं हुए। इसलिए भौतिक विकास और आध्यात्मिक मानवीय मूल्यों के विकास के बीच संतुलन बनाने का प्रयास ही तर्कसंगत है।